नमस्कार दोस्तों, मैं विजय ग्रोवर। आज आपके पास एक बार फिर आया हूँ एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने। मुद्दा है देश में जाति व्यवस्था। जब से देश आज़ाद हुआ है, संविधान बना है, 75 साल हो गए हैं, 70 साल हो गए हैं, रह रह कर उठ जाता है, कभी कभी विवादों में भी आ जाता है, बल्कि ये कहीं ज़्यादातर विवादों में रहता है। समाज में इससे नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, शायद इससे फायदा तो बहुत कम हुआ हो। आज इस विषय पर बात करेंगे। और आज मैं आपसे एक दावा करता हूँ और एक वादा करता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर कृपया इसको धीरज से देखिएगा, धैर्य से देखिएगा। आपको एक ऐसी प्रेजेंटेशन दूंगा, अंदर की एक ऐसी बात बताऊंगा जो ना तो आज तक इन 70-75 सालों में किसी टीवी चैनल पे आई होगी, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आई होगी, अखबार में आई होगी, ना किसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में आई होगी। मेरा दावा है, जब ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे, आप मेरे से पूर्णतः सहमत हो जाएंगे। तो आज का मेरा विषय है जाति व्यवस्था। भारत में जाति व्यवस्था, ये वास्तविकता है, एक स्कैम है, या सिर्फ मूर्खता है, या एक स्कैम और मूर्खता दोनों है। ये अपनी बात मैं शुरू करूं इससे पहले मैं आपको डॉन फिल्म का एक बहुत ही मशहूर सीन दिखाना चाहता हूं। कृपया सीन देखिए। और आप ये सोचेंगे कि ये डॉन फिल्म का सीन इस व्यवस्था से ये कैसे बात करेगा। लास्ट में मैं इस चीज को अपने आप कनेक्ट करूंगा और आप अपने आप देख पाएंगे। और उसके तुरंत बाद मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, ओशो की, रस्सी है ही नहीं। तो सबसे पहले आप प्लीज डॉन फिल्म का वो सीन देखिए। कोई गोली न चलाए। डॉन मुझे जिंदा चाहिए। रिवॉल्वर खाली है डॉन। वेरी स्मार्ट। चलो डॉन, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दो। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसका मतलब तुम यहाँ से निकल सकते हो? जी हाँ। सोनिया, ये तुम जानती हो कि ये रिवॉल्वर खाली है, मैं जानता हूं कि ये रिवॉल्वर खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती कि ये रिवॉल्वर खाली है। तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो। यह आखिरी वार्निंग है। भागने की कोशिश बेकार है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। होल्ड इट डॉन, तुम यहां से निकल नहीं सकते। डीएसपी, क्या अब मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि अगर आप लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की तो इस लड़की की जान जाएगी? डॉन, मैं फिर से कह रहा हूं, अक्लमंदी इसी में है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मैं बहुत मजबूर हूं डीएसपी। गिरफ्तार होने की आदत मुझे बिल्कुल नहीं है। और हां, आप लोगों का इस तरह आगे बढ़ना इस लड़की की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सो व्हाई डोंट यू बी वेयर यू आर, ओके? डॉन फिल्म का सीन आपने देख लिया। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी भी इस विषय को बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट करेगी और एक्सप्लेन कर देगी और आप समझ जाएंगे। बहुत पुरानी बात है दोस्तों, जब गाड़ियां वाड़ियां नहीं थी, लोग पैदल चलते थे, ऊँटों पे, घोड़ों पे चलते थे और व्यापार करते थे। बहुत पुरानी बात है। एक व्यापारियों का कारवां जा रहा था, 20 ऊँट थे। उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ करी। रात को कहीं जहां भी मौका मिलेगा किसी सराय या धर्मशाला में रुक जाएंगे, ऊँटों को बांध देंगे, खाना खुना खा के अगले दिन सुबह चल पड़ेंगे। सफर की पहली रात आई, एक सराय साथ थी, सोचा यहाँ आराम कर लें। अपने खूंटे निकाले, रस्सियां निकाली और ऊँटों को बांध दिया कि यहाँ खा पी के रात को सो जाएंगे। पर एक बड़ी समस्या भयंकर आ गई। देखा तो एक रस्सी कम थी। खूंटे 20 थे पर रस्सियां 19, ऊँट 20 थे। बड़ी समस्या होगी, अब क्या करें। ऊँट बंधेगा नहीं तो रात को भाग जाएगा। सराय के मालिक को बुलाया कि भाई रस्सी दे दो। उसने कहा जी रस्सी तो मेरे पास भी नहीं है, पर आपकी समस्या का इलाज है। आप ऐसा करें, खूंटा बांध दें और ऊँट की गर्दन के चारों तरफ एक ऐसा ढोंग करें, फरेब करें, ऐसे हाथ घुमाएं कि जैसे आप रस्सी बांध रहे हैं, जैसे आप सचमुच रस्सी बांध रहे हैं। तो व्यापारी ने कहा जी ये तो ऊँट भाग भाग जाएगा, तो ये कैसे काम करेगी। उसने कहा आप चिंता ना करें, अगर ऊँट आपका भाग गया तो उसका हर्जाना मैं दूंगा। व्यापारी के पास कोई चारा नहीं था, उसने वैसा ही किया। रात को बेचारा जाग जाग के देखता रहता था, ऊँट भागा तो नहीं, लेकिन ऊँट बैठा हुआ था। सुबह उठे, सारे 20 के 20 ऊँट बैठे हुए थे, बड़ा खुश हुआ। अब आगे की यात्रा जब शुरू करने लगे, रस्सियां खोली, 19 ऊँटों की, खूंटे उखाड़े और ऊँट खड़े हो गए। 20वें ऊँट का जैसे ही खूंटा खोला, वो खड़ा करने लगे, ऊँट खड़ा ना हो। फिर परेशान, बुलाया सराय के मालिक को कि भाई ये तो खड़ा नहीं हो रहा। कहते यार खड़ा कैसे होगा, इसकी रस्सी तो खोलो। तो वो कहता है जी रस्सी तो है ही नहीं। अरे क्या भाई, रस्सी नहीं है ये आपको पता है ना, ऊँट को तो नहीं पता ना रस्सी नहीं है। रात को जैसे रस्सी बांधी थी,
झूठ फरेब करके, ढोंग करके, दिखावा करके, ऐसे ऐसी रस्सी करके निकाल दो। तो व्यापारी ने वैसे ही करा, हाथ उसकी गर्दन के चारों तरफ घुमाया, उसके हाथ मारा, चल चल बेटा खड़ा हो जा। खड़ा हो गया और वो अपनी यात्रा पर चले गए। ये कहानी आपने सुन ली, डॉन फिल्म का सीन आपने देख लिया। अब इसको हम कनेक्ट करूंगा मैं लास्ट में अपनी बात से कि ये कैसे कनेक्ट होता है जाके। दोस्तों बात करते हैं कि हम ये जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम क्या है क्या नहीं है। इसको पूरी तरह समझने से पहले हम ये समझें कि ये जाति व्यवस्था देश में आई कैसे। कि जब तक हम किसी समस्या का, किसी बीमारी का मूल नहीं समझेंगे, हम उस समस्या का हल पा ही नहीं सकते। और ये नहीं देख सकते कि हम आज इसका जो इलाज कर रहे हैं किसी बीमारी का, ये ठीक भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो भी कई तरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट कराता है जानने के लिए कि बीमारी क्या है और कैसे पैदा हुई। तो दोस्तों हम सब ने ये पढ़ा है, जिन्होंने इतिहास ज्यादा पढ़ा है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, या आर्ट साइड के स्टूडेंट रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा पता होगा। नहीं तो 10वीं तक कितना इतिहास हर एक आदमी ने पढ़ा है कि पहले भारत में वैदिक काल में, बहुत प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी। 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम हुआ करते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। वर्ण आश्रम व्यवस्था हुआ करती थी। तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये कर्म प्रधान थी, यानी कि समाज को 4 वर्गों में बांटा हुआ था। लोग 4 हिसाब से काम करते थे। ब्राह्मण पठन पाठन, विद्या अर्जन, ईश्वर प्राप्ति के उपाय बताना, विद्या से कनेक्ट होना। क्षत्रियों का काम राष्ट्र और देश की रक्षा करना होता था। वैसे आपको बताऊं, ये भाषा में समय के साथ साथ डेरिवेशन आ जाता है, भ्रंश आ जाता है। तो जो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय बना क्षेत्र से, जो क्षेत्र को धारण करते थे, क्षेत्र की रक्षा करते थे। क्षत्रिय बिगड़ बिगड़ के बाद में खत्री बन गया और क्षेत्र बिगड़ बिगड़ के खेत बन गया। व्यापारी जो थे, यानी वैश्य वर्ग था, वो व्यापारी वर्ग था, काम करता था, वाणिज्य करता था, वाणिज्य। और वैसे भी आपको एक बात बता दूं, ये वाणिज्य शब्द से बना वणिक, जो व्यापार करता, और वणिक शब्द से बिगड़ बिगड़ के बाद में बन गया बनिया। जो तथा कथित जो एक वर्ग है जो आज व्यापार करता है मूलतः, वैसे तो हर कोई करता है। बाद में जो लोग थे वो शूद्र कहलाए, जो ये तीनों काम नहीं कर सकते थे और समाज में कुछ ऐसे कह रहे थे। ये नहीं कि उनका महत्व कम था, उनके बिना भी समाज नहीं चल सकता था, और उन्होंने बाकी काम संभाले, छोटे छोटे काम करे, इन तीनों वर्गों की सेवा करी, वो कहलाया शूद्र वर्ग। काफी समय तक एक चीज चलती रही, समय समय में बीच में परिवर्तन आता रहा, और ये धीरे धीरे बिगड़ के जन्म पे आधारित होगी, ऐसा हमने इतिहास में पढ़ा। मैं यहाँ भगवत गीता का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि हर व्यक्ति को जो जन्म मिलता है वो उसके कर्मों के आधार पर मिलता है। ये भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा। गुरबाणी में भी ऐसा ही कहा गया है, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। यानी कि जो मानवता को जन्म देने वाली एक ही रोशनी है, एक ही व्यवस्था है, वो ईश्वर है। कोई भला या बुरा नहीं है, छोटा या बड़ा नहीं है। हमारे ग्रंथों में जिन लोगों को थोड़ा सा आइडिया है, जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, हमारे ग्रंथों में एक चीज कही गई है, अहम ब्रह्मास्मि। यानी कि जब आदमी आध्यात्मिकता की उच्चतम श्रेणी में पहुंच जाता है तो वहां अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति आ जाती है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर हूँ, और साथ में तत्व तम असी, तुम भी वही हो, मैं भी ब्रह्म हूँ, और तत्व तम असी, तुम भी वही हो। यानी कि ये भारत जिसमें श्री कृष्ण ने कहा कि जन्म मिलता है कर्म के आधार पे, गुरबाणी ने भी यही कहा कि किसी आदमी में, किसी व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है, सब एक ईश्वर की संतान है। और उच्च श्रेणी के साधक में होकर जब ये कहता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ब्रह्मलीन हूँ, और जो मैं हूँ वही दूसरा है, तो ये जन्म पे आधारित कैसे होगी व्यवस्था? इस पे कभी किसी ने ध्यान दिया? नहीं दिया। पर पढ़ सब रहे हैं। मैं यहाँ पे जो बच्चों को चीजें पढ़ाई जा रही है, जैसे मैंने पिछली बार भी पुस्तकों को कुछ रेफर किया था, पोस्ट किया था, ये कक्षा 8 की एक पुस्तक है, अवर पास्ट 3 सोशल स्टडीज की। इसमें एक चैप्टर है, पेज नंबर 115 पर लिखा है कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, और उसमें एक जिक्र किया गया है डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर का, कि उनके पिताजी दलित मूवमेंट के आंदोलन थे और उन्होंने एक सेना के स्कूल में पढ़ा है। बहुत स्थिति खराब थी। जो तथाकथित निम्न वर्ग था उसके साथ सदियों सदियों, सालों सालों बहुत जातियां हुई। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं जो इतिहास में लिखा गया, बहुत जातियां, जाति के आधार पर लोगों के साथ वो अमानवीय अत्याचार किए कि हम सुन नहीं सकते। साथ बैठाया नहीं गया, स्कूल में पढ़ना तो दूर, उनके हाथ का पानी नहीं पिया गया, और उनको यातनाएं देके मार भी डाला गया। छुआछूत इतनी थी, उनके साथ लोग मिल नहीं सकते थे। डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी की एक बहुत महत्वता रही होगी, और उनकी बहुत साहस रहा होगा कि वो अध्यापक बने। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बाद में सारी समस्याओं से पार जाते हुए संघर्ष करके पढ़ाई करी, आजादी के आंदोलन से जुड़े, और भारत में देश के पहले कानून मंत्री बने, और उन्होंने देश का
संविधान बनाया। ये हमारे पुस्तकों में लिखा है। मैं दूसरी पुस्तक को कोट कर देता हूँ, आवर पास्ट वन। ये कक्षा 7 की एक किताब है, सोशियोलॉजी की किताब है। इसमें एक पेज नंबर 55 पे वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखा है। यही लिखा है कि वेदों में वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। ये कर्म के आधार पर थी, बाद में धीरे धीरे जाके जाति व्यवस्था बन गई, जन्म के आधार पर आ गई और जाति में बदल गई। यहाँ देखिए वर्ण लिखा हुआ है, वर्ण, जाति नहीं लिखा हुआ जाके। वर्ण यानी भाग, प्रभाग, खंड, जाति नहीं लिखा हुआ जाके। एक ऐसी ही एक हमारी किताब है जो बच्चों को पढ़ाते हैं, सारी एनसीईआरटी की किताबें हैं, सरकारी एजेंसी की किताबें हैं। ये आवर पास टू इसका नाम है और ये कक्षा 7 को पढ़ाई जाती है, सोशल स्टडीज की बुक है। और इसमें एक बहुत अच्छी सी एक बात लिखी गई है कि जाति व्यवस्था, ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये कर्म के आधार पे थी, पर कुछ यज्ञ करके आदमी अपना वर्ण बदल सकता था। इसमें दक्षिण भारत की राष्ट्रकूट एक वर्ग का वर्णन है। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में एक साम्राज्य हुआ है, ये वंश आया, उसने राज किया और उन्होंने कहा कि ये लोग राजा नहीं थे, हिरण्यगर्भ यज्ञ किया इन्होंने ब्राह्मणों की सहायता से और बाद में वो लोग राजा बन गए। हिरण्यगर्भ का अर्थ है रीबर्थ, यानी पुनर्जन्म हो गया, यानी उनका क्षत्रिय के तौर पे पुनर्जन्म हो गया। यानी कि एक ऐसा वर्ग जो क्षत्रिय नहीं था वर्ण, वो क्षत्रिय बन गया यज्ञ करके। यानी इससे क्या साबित होता है, जन्म आधारित ये व्यवस्था नहीं थी, कर्म के आधार पे बदलाव हो सकता था। ये एक किताब है द हिंदू लॉज, आप देख सकते हैं। डॉक्टर पारस देवान इसके लेखक हैं। ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं लॉ डिपार्टमेंट के, पंजाब यूनिवर्सिटी के। इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी है भारत देश की, क्योंकि मैंने भी लॉ वकालत इसी यूनिवर्सिटी से करी और ये हमारे को किताब वहाँ पे पढ़ाई जाती थी लॉ में। इसमें ये लिखा गया है वही कि ये वर्ण व्यवस्था थी भारत में। आप लोग चाहें तो उन किताबों को एक्सेस कर सकते हैं नेट से और सचमुच और पढ़ सकते हैं कि ये कर्म के आधार पे थी, वर्णों का विभाजन कर्म के आधार पर था, ये जन्म के आधार पर नहीं था। ये लॉ में पढ़ाया जाता है, वकालत में पढ़ाया जाता है और बचपन में बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। तो मित्रों बात यह है कि जब ये वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी तो ये जाति बनी कैसे, और जाति बनी तो ये जन्म के आधार पर कैसे आ गई? ये बड़ी सोचने वाली बात है। अब तो वर्ण नहीं लिखते, हम जाति लिखते हैं, जाति समझते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सरकार से पूछ लिया जाए इस बारे में कि किताबों में तो ये पढ़ लिया जाति व्यवस्था जाति है, जन्म के आधार पर हो रही है, तो सरकार का इस बारे में क्या कहना है कि बच्चों को सरकार पढ़ाती कुछ हो रहा है स्कूल में, विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में, लॉ डिपार्टमेंट में जहाँ वकील तैयार किए जाते हैं, जजेस तैयार किए जाते हैं, वहां भी यही पढ़ाया जाता है कि ये कर्म के आधार पर बढ़ना साथी। तो ये जाति बनी कैसे? तो मैंने अपनी आदत के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार सरकार से पूछा कि मेरे को बताइए। भारत सरकार को मैंने एक आरटीआई में चिट्ठी लिखी, उसमें कई चीजें मैंने पूछी कि भाई ये बताइए ये दलित क्या होता है, जाति क्या होती है, दलित की अंग्रेजी में परिभाषा बनाइए, बता दीजिए, कानून में कहाँ लिखा हुआ है, किस कानून में लिखा हुआ है, शेड्यूल कास्ट क्या होता है, शेड्यूल ट्राइब क्या होता है, बैकवर्ड क्लास क्या होता है, बैकवर्ड अदर बैकवर्ड क्लास क्या होता है, शेड्यूल कास्ट बनाने का पैमाना क्या है, शेड्यूल ट्राइब बनाने का पैमाना क्या है, बैकवर्ड क्लास किसी को तय करने का पैमाना क्या है, और ये क्या परमानेंट स्टेटस है या ट्रांजिएंट टेम्परेरी स्टेटस है, कि यानी कि एक ऐसी व्यवस्था है कि आज है अस्थायी है, कल को आदमी शेड्यूल कास्ट नहीं रहेगा या बैकवर्ड नहीं रहेगा, जनरल बन जाएगा। तो मेरे को भारत सरकार ने ये जवाब दिया, दलित क्या होता है, इसके जवाब में मुझे लिखा गया कि जी दलित ना तो भारत के संविधान में लिखा है ना किसी कानून में लिखा हुआ है। सरकार को नहीं पता कि दलित क्या होता है, पर दलित क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा कहने की जरूरत नहीं। कितना बवाल हो रहा है इसी के नाम पे, जी दलित नेता है, दलित ये है, दलित वो है। और वैसे अगर दलित का आप किसी डिक्शनरी में मतलब देखें तो दलित का मतलब होता है जिसको दल दिया जाता है, क्रस्ट, जिसको कुचल दिया जाता है। अब एक चीज बताइए बड़ी मजेदार इसमें, दलित नेता, अरे भैया जो दलित है वो नेता बन ही नहीं सकता। दलित जज, दलित मुख्यमंत्री, दलित प्रधानमंत्री, दलित आईएएस अधिकारी, दलित आईपीएस अधिकारी, अरे जो दलित है वो आईएएस बन ही नहीं सकता, वो तो दलित है ना, दला हुआ है, कुचला हुआ है। दलित आईपीएस अधिकारी, दलित डीसी, दलित एसपी, दलित चीफ सेक्रेटरी, दलित कैप्टन, दलित ब्रिगेडियर, क्या बात है, जो दलित है वो ब्रिगेडियर कैसे बन जाएगा सेना में, जो दलित है वो सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे बन जाएगा, वो तो शायद सांस भी ना ले पाए। तो इस पर बात करेंगे जाके। हाँ जी, मैंने पूछा जी कास्ट सिस्टम कैसे आया भारत में, कहाँ लिखा हुआ है? कहते जी हमें नहीं पता, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पहली बार कास्ट सिस्टम लिखा हुआ पाया गया, जिसका हिंदी अनुवाद जाति होता है। ये भारत सरकार ने मेरे को जवाब दिया। तो इसको निर्धारित करने का पैमाना क्या है?
पैमाना मेरे को ये बता दिया भारत सरकार ने कि जी पैमाना है एक्सट्रीम सोशल एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस अराइजिंग आउट ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत के कारण जो सदियों सदियां रही उसके कारण पैदा हुई घोर शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन। घोर, ध्यान रखिएगा, शब्दों का ध्यान रखिएगा, घोर शैक्षिक, राजनीतिक और घोर शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन घोर। इसी तरह से पूछा गया ओबीसी या बैकवर्ड क्लास क्या होती है, तो उसका जवाब ये आ गया कि जी ये काका कालेकर की एक कमेटी बनी थी, उसमें लिखा हुआ था और वहां के आधार पर हमने ये ले लिया है। तो क्या शेड्यूल्ड कास्ट एक परमानेंट स्टेटस है कि कभी ऐसा हो जाएगा कि शेड्यूल्ड कास्ट बंदा ना रहे? कहते हैं जी संविधान के आर्टिकल 344 और 361 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति जी कुछ जातियों को एक ऑर्डर निकाल के बता देंगे कि ये जाति अनुसूचित जाति, और जब तक उस संविधान में वो लिखा होगा, राष्ट्रपति के ऑर्डर में लिखा होगा, तो जाति अनुसूचित जाति रहेगी। इस चीज का साथ साथ ध्यान करके चलना कि उसमें लिखा है अनुसूचित जाति का कारक है घोर शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन, और राष्ट्रपति जी कैसा आदेश निकालकर इसको साबित करते हैं। बहुत अच्छी बात है जी। जब पूछा कि बीसी को कैसे डिटरमाइन करते हैं, ओबीसी को कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो उसका जवाब आ गया जी इसकी जो सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, यानी कि शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन। एससी की क्या थी? घोर पिछड़ापन, और यहाँ पे पिछड़ापन, यानी घोर जिसका पिछड़ापन होगा वो एससी, जिसका कम पिछड़ापन होगा वो बीसी। अच्छी बात है। इसके बारे में पूछा कि क्या ये टेम्परेरी स्टेटस है या परमानेंट है, कि कभी ऐसा होगा क्या? नहीं जी, ये ट्रांजिएंट स्टेटस है। ऐसा लिखा तो नहीं, पर इसका मतलब तो यही है कि ये एक टेम्परेरी स्टेटस है। एक दिन ऐसा हो सकता है कि कोई बैकवर्ड क्लास ना रहे। जनरल तो खैर जनरल होता है, आप सब लोग जानते हैं। अब एक मजेदार चीज देखिए, एक बहुत मजेदार चीज देखिए कि ये स्टेटस क्या कभी खत्म हो सकती है या नहीं हो सकती है। यानी कि एक एससी जब तक उसके बारे में लिखा रहेगा कि ये राष्ट्रपति जी के आदेश में कि ये एससी है, तो फिर एससी ही रहेगा। जब मैंने ये सरकार से पूछा कि जो आपने लिखा है कि एससी एसटी का जो कारक है वो एक्सट्रीम सोशल बैकवर्डनेस है, एक्सट्रीम एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, एक्सट्रीम इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, तो इस एक्सट्रीम बैकवर्डनेस को मेजर करने का पैमाना क्या है? तो सरकार ने जवाब दे दिया कि ऐसा तो हमारे रिकॉर्ड में कुछ नहीं है। घोर पिछड़ापन है इसका आधार, तो घोर पिछड़ापन निर्धारित करने का क्या आधार है, ये तो हमें पता नहीं है। बहुत अच्छी बात है। इसी बारे में जब पूछा सरकार से कि जी ओबीसी और बीसी का जो निर्धारित करने का मापदंड है वो आपने बताया सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है, तो ये पिछड़ापन निर्धारित करने का क्या तरीका है? तो सरकार ने मेरे को इसके बारे में एक काका कालेकर कमेटी की रिपोर्ट दी थी, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन की। इसमें 2-3 चीजें उन्होंने लिखी हुई थी। उसमें लिखा था कि लो सोशल पोजीशन इन ट्रेडिशनल कास्ट हायरार्की। जहां देखिए वहां लिख रहे हैं बैकवर्ड क्लास, जहां कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था में उसका दर्जा निम्न हो तो वो बैकवर्ड क्लास माना जाएगा। लैक ऑफ जनरल एजुकेशनल एडवांसमेंट अमंग मेजर सेक्शन, आगे बढ़ने का मौका उसको ना मिला हो, और इन एडवोकेट और नो रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट सर्विस, सरकारी नौकरियों में उसको पूरा प्रतिनिधित्व ना मिला हो तो वो माना जाएगा बैकवर्डनेस। इसलिए आपको लगता है, बार बार आपने देखा होगा, कोर्ट भी आदेश देते हैं, देखो जी डाटा लेकर आओ, ना कराओ, किसको कितना डाटा मिला ना मिला, और रह के समाज के कई तबकों में ये मांग उठती रहती है जी जाति जनगणना करा दो। ये कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, इसके बारे में भी मैं जरूर बात करूंगा। अब बात आ गई यहाँ उठ के कि अब आप एक चीज देखिए, एससी का क्या है? घोर पिछड़ापन। एससी कब तक रहेगा? जब तक संविधान में लिखा रहेगा और राष्ट्रपति जी के ऑर्डर में लिखा रहेगा जाके। वेरी गुड। और बैकवर्ड क्लास का क्या है जी? बैकवर्ड क्लास का क्या है? बैकवर्ड तब तक रहेगा आदमी जब तक उसका पिछड़ापन रहेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा, सरकार लिख के दे रही है, ट्रांजिएंट स्टेटस है, अस्थायी, ये एक समय है, समय सीमा है, एक टाइम बाद आदमी बैकवर्ड नहीं रहेगा। अब इसको उठाकर देखते हैं कि आज ये काम कैसे कर रहा है, समाज कैसे काम कर रहा है। और मैं बिल्कुल इस चीज को स्वीकार करता हूं, इतिहास में जो लिखा है मैं बिल्कुल मानता हूं कि सदियों जिनको आज हम एससी कहते हैं,
और समाज का दलित वर्ग कहते हैं, दलित होता नहीं है, सरकार ने लिख के दिया, मैंने नहीं कहा, उनके साथ बहुत ज्यादतियां हुई, सचमुच बहुत ज्यादतियां हुई उनके साथ। और संविधान बना, इक्वलिटी लेकर आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुत बहुत ही काबिल आदमी थे। उन्होंने इस लंबी सालों साल की दास्ता से और बीमारी से मुक्ति पाने का एक बहुत अच्छा तरीका ढूंढा कि कुछ टाइम के लिए रिजर्वेशन दे दिया जाए। और ये उस समय की मांग थी, यानी शरीर के ऐसे हिस्से जो बिल्कुल जहां खून का संचार नहीं हो रहा, बहुत बीमार पड़े हैं, नसें कमजोर हो गई हैं, तो डॉक्टर स्टीरॉइड्स दे देता है, बहुत बहुत भारी दवाई देता है कि कुछ टाइम में करो और धीरे धीरे इसको बंद कर देंगे, नहीं तो शरीर पर उसका दुष्प्रभाव भी होता है। आप सब लोग जानते हैं, और जो मेडिकल लाइन से होंगे वो चीज को बेहतर जानते होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्यादातर जिए नहीं, और मेरा ये दावा है यदि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज भी जिंदा होते तो 10 या 20 साल से ज्यादा इस रिजर्वेशन को लेकर नहीं आते। बहुत समझदार आदमी थे, वो समझ जाते ये स्टीरॉइड्स नुकसान करेगा, और जैसे हो रहा है इसके बारे में भी बताऊंगा कि नुकसान कैसे कर रहा है। अब आप चीज देखिए, ये चीज कैसे ऑपरेट करती है। एससी तो घोर पिछड़े हैं ना। आप इसको एक उदाहरण से समझिए, एक जिला है, वहां के डीसी साहब एससी हैं, एसपी साहब एससी हैं, उनके आगे जो पायलट गाड़ी चलती है उसका इंचार्ज एक सब इंस्पेक्टर है जो बीसी है। हो सकता है वो रिजर्वेशन से आए हो सकता है वो जनरल आए। और आपको एक चीज बता दूं, सरकारी नौकरियों में आने के लिए एससी को एसटी को रिजर्वेशन मिलता है, नौकरियों में आने के बाद भी प्रमोशन के लिए भी उनको रिजर्वेशन मिलता है। अपनी जाति और कैटेगरी के आधार पे वो रिजर्वेशन लेते रहते हैं प्रमोशन में भी। बीसी को सरकारी नौकरी में एंट्री के टाइम रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलता। जैसे ही नौकरी में आ जाता है, आम आदमी बन जाता है, और अपने तरीके से जो भी सरकार के नियम कानून है उनको प्रमोशन मिलती रहती है। और आप बात जानते हैं, जनरल कैटेगरी को ना तो नौकरी में आने के लिए रिजर्वेशन है, ना प्रमोशन में लिए रिजर्वेशन है। अब इसको इस चीज से समझिए, डीसी साहब एससी हैं, एसपी साहब एससी हैं, उनकी जो गाड़ी में पायलट गाड़ी में जो इंस्पेक्टर साहब चलते हैं, जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं पायलट गाड़ी में चलने वाले इंस्पेक्टर साहब, वो बीसी है। और जो उनके दफ्तर के बाद पीएन बैठा रहता है, चपरासी बैठा रहता है, चाय पिलाता है, फाइलें लेकर जाता है, वो जनरल है। धीरे धीरे समय बीतता है, डीसी साहब स्टेट के चीफ सेक्रेटरी बन जाते हैं, एसपी साहब स्टेट के डायरेक्टर जनरल पुलिस बन जाते हैं, इंस्पेक्टर साहब डीएसपी बन जाते हैं, पीएन पीएम रहता है। अब देखिए, एससी साहब की जाति संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति के ऑर्डर के अनुसार आज भी एससी लिखी गई है, तो तब भी घोर पिछड़े हुए हैं। क्यों? कारक है घोर पिछड़ापन, सरकार ने लिख के दिया, मैंने नहीं लिख के दिया जी, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। डीसी साहब जब डीसी थे तब भी पिछड़े हुए थे, एसपी साहब जब एसपी थे तब भी घोर पिछड़े हुए थे, घोर। स्टेट के चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं तब भी घोर पिछड़े हुए हैं, स्टेट के डायरेक्टर जनरल पुलिस बन गए हैं, घोर पिछड़े हुए हैं। उनके सिक्योरिटी इंचार्ज जो सब इंस्पेक्टर थे, पायलट गाड़ी में चलते थे, आज कहीं डीएसपी बन गए हैं, उनका पिछड़ापन खत्म हो गया, क्लास 1 अधिकारी बन गए, आम आदमी बन गए, क्लास 1 बन गए जाके। पर वो जो पीएन है बेचारा, वो जनरल का जनरल ही रहे, वो आज भी पानी पिलाता है, आज भी चाय पिलाता है, रिटायरमेंट की स्टेज पर पहुंच गए। डीसी जो डीजीपी साहब हैं, कभी एसपी थे, जो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, जो कभी डीसी थे, उनके बच्चे को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, घोर पिछड़ा माना जाएगा, पढ़ाई में भी मिलेगा, नौकरियों में भी मिलेगा। पर डीएसपी साहब के बच्चे को नहीं मिलेगा। जब तक इंस्पेक्टर थे मिल जाता, कि डीएसपी बन गए, समाज में उत्थान हो गया, आपका आपका पिछड़ापन खत्म हो गया, आपके बच्चे को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। पीएन को तो कभी भी नहीं मिलेगा, चाहे वो जनरल है। मतलब क्या मजाक है, देखिए क्या मजाक है ये। इसको दूसरे तरीके से समझिए, सेना में एक जेंटलमैन कैप्टन बन जाते हैं। और आपको एक मजेदार बात और बताऊं, भारतीय सेना में एनडीए में अधिकारियों की प्रविष्टि होती है, सेना में आती है। एनडीए में एडमिशन के टाइम कोई किसी किस्म का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है एससीबीसी को, सब लोग मेरिट से आते हैं। ये मेरे को आरटीआई में सूचना दी है भारतीय सेना ने, ये जवाब आया है एनडीए का। सेना में भर्ती के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है एनडीए में, जहां पे हमारी तीनों सेनाओं के अधिकारी रिक्रूट होकर आते हैं। सेनाओं में, तीनों सेनाओं में प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं है, किसी किस्म को, एससी को भी नहीं है, अपनी योग्यता से आगे बढ़ते हैं। ये थल सेना का जवाब आरटीआई में। आप चाहेंगे तो इसकी डिटेल आपको मैं शेयर कर दूंगा। ये नौसेना का जवाब आरटीआई में, नौसेना में प्रमोशन सिर्फ मेरिट से होती है अधिकारियों में। ये वायुसेना का जवाब आरटीआई में, वायुसेना में अधिकारियों की प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ मेरिट से होती है, क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है। कुछ और प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, ये देखिए हमारी भारतीय हॉकी टीम ने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता, बड़े गर्व की बात है। आरटीआई में पूछा कि क्या हॉकी टीम में कोई रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, ये जवाब दिया जी कुछ नहीं है, रिजर्वेशन मेरिट पे होता है। जवाब देख लीजिए,
हॉकी इंडिया का, भारतीय हॉकी टीम में रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ मेरिट चाहिए, मेडल चाहिए, वहाँ देश की सुरक्षा को बनाना है, इसलिए वहाँ पे किसी किस्म की कोई समझौता नहीं चाहिए। ये हैं कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। एंट्री के टाइम में रिजर्वेशन है, प्रमोशन के टाइम में नहीं है सीनियर साइंटिस्ट को। ये इसरो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने अभी चंद्रयान ऊपर भारत में छोड़ा था और देश का गौरव बढ़ाया था, एंट्री के टाइम रिजर्वेशन दे देते हैं, प्रमोशन में नहीं देते, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी का सवाल है, रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं है उनके यहाँ। ये है हमारा पीजीआई का जवाब। चंडीगढ़ का प्रीमियर इंस्टीट्यूशन पीजीआई चंडीगढ़, जूनियर पोस्टों में डॉक्टर्स की आने के लिए रिजर्वेशन है, हायर पोस्ट परसू करने के लिए, डीएमएमसीएच की डिग्री परसू करने के लिए रिजर्वेशन नहीं है, मेरिट पे एडमिशन लीजिए। यही जवाब मेरे को मिला है एम्स से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली से। यहाँ क्या होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे प्रमोशन में अगर रिजर्वेशन नहीं है, तो बाकी जगह क्यों? क्या मजाक है और क्या कमाल है, क्यों पूछा इन्होंने? इतना सामाजिक न्याय देना है तो यहाँ प्रमोशन में रिजर्वेशन दीजिए, फिर या तो हर जगह बंद कर दीजिए। आप बीसी को कहते हैं कि एक सर्टेन लेवल पर आएंगे, यानी कि अगर 8 लाख रुपए अगर आप लोग कमा लेंगे तो आपका पिछड़ापन दूर हो जाएगा, क्लास 1 ऑफिसर्स बन जाएंगे, पिछड़ापन दूर हो जाएगा। यदि क्लास 2 हस्बैंड वाइफ दोनों बन जाएंगे तो पिछड़ापन दूर हो जाएगा, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। फिर एससी में क्यों नहीं? और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें भी विचार करने की जरूरत है, क्रीमी लेयर बनाइए, जैसे बीसी में है। सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी मैं नहीं कह सकता। देखिए कमाल की बात है, सेना में किसी भी जाति का कोई आदमी आ जाता था, कथित जाति का, मेरिट पे आएगा। आज एक अधिकारी लेफ्टिनेंट है, कल को आर्मी चीफ बन जाएगा, कोई रिजर्वेशन नहीं, मेहनत पे आया, चाहे वो एससी है, और उसका स्टेटस रहेगा। हाँ, चाहेगा तो अपने बच्चों के लिए बेनिफिट जरूर ले लेगा। देश का आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ अपने बच्चे को घोर पिछड़ा मानता हुआ रिजर्वेशन के बेस पे एडमिशन भी दिलवाएगा कॉलेज में और उसको नौकरी भी दिलवाएगा। बीसी का कोई अधिकारी आ जाता है, क्लास सेना में अधिकारी बन जाता है, आते सारी वो ठीक हो जाता है, उसका बच्चा बीसी बीसी नहीं रहेगा, पिछड़ा नहीं रहेगा अपने आप ही। कमाल की बात है। और उसका एक सगा भाई, सेना में कैप्टन का सगा भाई, अगर वो पढ़ लिख नहीं पाता, कुछ नहीं कर पाता, एक क्लर्क रह के रह जाता है, उसके बच्चे को बेनिफिट मिलेगा। दोनों ही एक ही दादा के पोते, एक चाचा भतीजे। कमाल की बात है, जनरल को तो खैर मिलना ही नहीं है। तो ये कमाल है, ये मजाक हो रहा है यहाँ पर, क्या देखिए ये मजाक हो रहा है। अरे पूरा सामाजिक न्याय दीजिए ना। तो प्रमोशन में किस चीज का रिजर्वेशन भाई? जब पिछड़ापन दूर हो जाता है क्लास 1 बनने के लिए, शब्दों का ध्यान कीजिए, बैकवर्ड क्लास में सरकार ने लिख के दिया, पिछड़ापन दूर हो जाएगा तो पिछड़ा नहीं रहेगा, क्लास 1 बन जाएगा ओबीसी वाला आदमी तो पिछड़ा नहीं रहेगा। पति पत्नी यदि दोनों हैं, क्लास 2 अधिकारी बन जाएंगे दोनों, तो पिछड़े नहीं रहेंगे, बच्चे जनरल माने जाएंगे। पर एससी अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा तब भी पिछड़ा रहेगा, यूनिवर्सिटी का चांसलर बन जाएगा तब भी पिछड़ा रहेगा, और जो उसको पानी पिलाता है वहां पे पीएन जनरल फाइल लेके जाता है, वो जनरल है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का बच्चा रिजर्वेशन लेगा, एजुकेशन में भी लेगा, इंस्टीट्यूट में घुसते हुए, और नौकरी में भी लेगा, वीसी साहब का बच्चा भी लेगा। कमाल की बात देखिए, क्या मजाक हो रहा है। पहले अति व्यवस्था थी, एक्सट्रीम था, वाकई जिनको आज हम ये तथाकथित निम्न जातियां कहते हैं, उन लोगों को उच्च जातियों ने पढ़ने नहीं दिया, पास आने नहीं दिया, बहुत जुल्म ढाया, काबिलियत के बावजूद जुल्म ढाया, आने नहीं दिया। तो अब क्या हो रहा है? अब दूसरा एक्सट्रीम हो रहा है। पहले एक एक्सट्रीम तो अतिवादी था, दूसरी अतिवादी था। अब जो पढ़ लिख रहा है कि नहीं एक हद तक हम भी नहीं आने देंगे। अरे अगर 500, 700, 1000 साल, 1500 साल, 2000 साल एक कुव्यवस्था रही, तो 2000 साल मान के क्या कुव्यवस्था रखोगे? इसलिए तो भारत का नुकसान हुआ था, इसलिए तो विदेशी काबिज हुए थे, मेरिट नहीं थी। सेना में भी यही नहीं रहा, समाज में भी नहीं रहा, और कहीं भी नहीं रहा। आज भी यही करेंगे क्या? इसको कब खत्म करेंगे? 75 साल हो गए, क्यों नहीं सोचते आप लोग? घोर पिछड़ापन दूर कैसे होगा भाई, ये तो बता दो। आपने लिख के दिया है घोर पिछड़ापन, घोर पिछड़ापन। एक जब जेंटलमैन यूनिवर्सिटी में वीसी बन जाता है, वाइस चांसलर बन जाता है, शैक्षणिक पिछड़ापन है। हजारों बच्चों को पढ़वा देता है यूनिवर्सिटी से, वो शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन है। सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है, वो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। देश का सेना अध्यक्ष 5 लाख रुपए सैलरी लेता है, और किसी ने फैक्ट्री खोल ली तो, किसी ने बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया तो भी पिछड़ा है? और देखिए जातियों के नाम कैसे हैं। अब कहते हैं, जिसको आज हम चमार कहते हैं,
ये सारा व्यवसाय के आधार पे था, जो चरम का काम करता था, चरमकार बिगड़ बिगड़ के बन गया चमार। पर आज हम उनको एससी कहते हैं, हमेशा पिछड़े रहेंगे। तो देश का सबसे बड़ा चमार कौन है? लिबर्टी वाला मालिक, उसकी जाति जो मर्जी है जेंटलमैन की, चमड़े का काम करता है ना, जूते बनाता है, तो बना के मैंने बेनिफिट दो। देश का सबसे बड़ा लोहार तो फिर महिंद्रा और टाटा हो गए ना, जो टाटा और महिंद्रा की गाड़ियां बनाते हैं, लोहे का काम करते हैं, वो हो गए सबसे बड़े लोहार। बैकवर्ड क्लास मानोगे क्या उनको? एक बंदा भीख मांगता है सड़क पे, वर्चुअली भीख मांगता है, पर वो जनरल क्लास है, पर वो पिछड़ा हुआ नहीं है, वो पढ़ा हुआ भी नहीं है। या एक आदमी सड़कों पर मजदूरी करता है, सिर पे ईंटें ढोता है, रिक्शा चलाता है, वो सो कॉल्ड जनरल क्लास का है, पर वो पिछड़ा हुआ नहीं है, शायद दूसरी पांचवी पास भी नहीं होगा। अरे क्या मजाक बन रहा है? ये मजाक नहीं तो और क्या हो रहा है? या ये कोई साजिश है? या ये कोई साजिश है? अब कई लोग क्या ज्ञान देते हैं, इंटरकास्ट मैरिज कर लीजिए जी, जाति व्यवस्था खत्म कर दिया। इनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, सबसे बड़े मूर्ख हैं ये मूर्ख। या अगर ये स्कैम करते हैं, मैं बताता हूं कैसे दूर नहीं होगी जाति व्यवस्था इससे। ध्यान से सुनिएगा, कोई नहीं बताएगा। एक लड़का एससी, उसकी पत्नी लड़की जनरल, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बाप हमेशा एससी रहेगा, माँ जनरल ही रहेगी। ये ट्रांसप्लांटेशन नहीं चलती जाति व्यवस्था में, माँ एससी की एससी रहेगी, बच्चे हो जाएंगे पर बच्चे जनरल हो जाएंगे। क्यों? वर्ण व्यवस्था, वर्णाश्रम और लीनियज फादर से मिलती है, पिता से मिलती है। वो बंदा कहीं अप्लाई करेगा सरकारी नौकरी में तो जनरल के लिए, उसके बच्चे कहीं काबिल होना चाहेंगे तो जनरल ट्रीट किए जाएंगे, उनकी माँ एससी कैंडिडेट बन जाएगी। पढ़ने के लिए भी आगे पढ़ना चाहे या नौकरी लेना चाहे, कमाल की बात है। और उन बच्चों के आगे बच्चे होंगे, फिर वो जनरल बन जाएंगे। होगी जाति व्यवस्था खत्म। कर लो इंटरकास्ट मैरिज, इसको उलट कर देख लो, उलट कर देख लो। लड़का एससी, लड़की जनरल, बच्चे पैदा होंगे एससी। माँ नौकरी के लिए अप्लाई करे, अंदर पढ़ना चाहे तो जनरल, बाप ऐसी, बच्चे होने वाले हैं। आपने तो घर में जाति व्यवस्था खड़ी कर दी। कल को भगवान ना करे पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, श्रीमान जी, यदि पत्नी एससी होगी, जनरल ससुराल वालों को, पति को जाति व्यवस्था में फंसा देगी, मेरे साथ जाति व्यवस्था ये कर दी, वो कर दी, फलाना कर दिया, ढिकड़ा कर दिया। और ऐसी अगर लड़ाई हो गई, अगर बंदा एससी होगा, ससुराल वालों को फंसा देगा, मेरे को जातिवादी से नाम लेते हैं कि लड़की इस घर में ब्याह के गलती कर दी, तू फलानी जाति का, तेरा तो खानदान ऐसा है। ये पैदा कर रहे हो आप घर के अंदर जाति व्यवस्था में, ये हो जाएगा। जाति व्यवस्था कर लो, जो मूर्ख ज्ञान देते हैं ना, इनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इसको ऐसे देख लीजिए उठा के, दो मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, एक एससी और एक जनरल। सपोज एससी जेंटलमैन के पास बेटा बच्चे नहीं है, अपने जनरल साथी से कहते हैं तेरे दो बेटे, एक मेरे को बेटा गोद देते। बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं। उसने एससी को बच्चा गोद दे दिया, 2 साल का बच्चा उसने ले लिया और अपने बच्चे की तरह पाला, सर्टिफिकेट्स में नाम चेंज करा लिया, सब कर लिया। बच्चा पैदा कहाँ हुआ था? ग्रोवर के घर में, शर्मा जी के घर में, गोयल साहब के घर में, आ गया एससी के घर में। अब जाति क्या बन गई? एससी। कर लो, अब कर लो ना, जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण, सारे बेनिफिट एससी के लेकर जाएगा। क्योंकि हिंदू एडॉप्शन एक्ट एक कानून में लिखा है कि जब बच्चा गोद ले लिया जाएगा, गोद देने वाले परिवार से सारे संबंध खत्म, गोद लेने वाले परिवार से सारे संबंध शुरू, हर तरीके के लिए, फॉर एवरी पर्पस। बस एक बंदिश क्या है बच्चे के ऊपर, गोद देने वाले परिवार के सदस्यों से वो शादी नहीं कर पाएगा। अब इस चीज को दूसरे तरीके से लीजिए, एससी जनरल दोनों दोस्त, जनरल ने बच्चा गोद ले लिया अपने एससी मित्र का, अपना नाम लिखवा लिया, माँ बाप का नाम बदल गया सारा, बच्चा पैदा तो ऐसे हुआ था ना, पर वो फॉर एवरी पर्पज ही जनरल कैंडिडेट, अब रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जातीय आधार पर कहाँ चली गई? इसको और तरीके से देखिए, इसको नए तरीके से बताता हूँ। एक एक पुरुष और एक महिला, अनफॉर्चुनेटली दोनों डिवोर्सी हैं या उनके पति पत्नियों की डेथ हो गई है, दोनों के पास एक एक बच्चा है, दिल मिलते हैं, बात बनती है, शादी कर लेते हैं और अपने सौतेले बच्चों को माँ और बाप का दिल से प्यार देते हैं। माँ एससी है, उसका पूर्व पति भी एससी था, एससी बच्चा लेकर आई। लड़का जनरल है, उसके पहले जो उसका बेटा है वो जनरल पत्नी से पैदा हुआ जनरल। अब आप एक बात बताएं, दो जो सगे भाई हैं, एक एससी माना जाएगा क्या या एक जनरल माना जाएगा क्या? माँ जो बच्चा लेकर आई है एससी पिता से पैदा हुआ, आज उसका सौतेला पिता जो जनरल है और अपने सगे बाप की तरह प्यार करता है, बच्चा एससी माना जाएगा जनरल? कौन सुप्रीम कोर्ट का जज डिसाइड कर लेगा? होगा जाति मेरा पैदा हो, मेरा असली बाप तो वही है, मैं नहीं छोड़ता एससी की जाति, लड़की तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। इसको पलट के देख लीजिए, इसको पलट के देख लीजिए, लड़की एससी और लड़का जनरल, लड़का लड़का एससी, लड़की जनरल, दोनों के अपने अपने बच्चे, सगे माँ बाप का प्यार दे रहे हैं। एक भाई के दोनों माँ बाप जनरल, एक भाई के दोनों माँ बाप एससी। आज एक माँ जनरल, एक बाप एससी। अब कैसे फैसला करोगे इस चीज का?
कोई महानुभाव फैसला कर सकता है क्या? समाजशास्त्री या सुप्रीम कोर्ट और महानुभाव का जज कैसे फैसला करोगे? बात यह है कि एक फलानी जाति, एक ढिकड़ी जाति, तो बात ही उठती है कि जाति है क्या? अरे जाति है क्या? जो वर्ण व्यवस्था थी आज हम जाति कहते हैं। जाति क्या है? कास्ट क्या है? भारत सरकार कहती है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हमारे को पहली बार कास्ट लिखा मिला, जिसको आज होने वाले जाति बना लिया। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इस शब्द को, तब हम इस समस्या को समझ पाएंगे, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। जाति होता है प्रजाति, यानी प्रजनन। जात का मतलब होता है जनन। जनन जिस तरह से पैदा होता है, यानी जन्म जैसे जन्म होता है, यानी जो एक तरीके से सब पैदा होते हैं वो जाति होती है। जैसे हम मनुष्य हैं, हमारी मनुष्य जाति है कि हम सारे अपने माँ बाप से पैदा होते हैं, माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, पिता के संयोग से पैदा होते हैं, चाहे जो मर्जी हो, चाहे वो जापान में पैदा हो रहा है, भारत में हो रहा है, चाहे अफ्रीका में हो रहा है, तथाकथित उस जाति का, इस जाति का, तथाकथित उस धर्म का, इस धर्म का। कुत्तों की भी जाति है, कुत्ते कुत्ते ही रहते हैं, गधे गधे रहते हैं, सांप सांप रहते हैं, कीड़ा कीड़ा रहता है, ये जाति है। अब कास्ट कैसे लो? कास्ट निकला है पोर्तुगीज और लैटिन वर्ड से, कास्टा से, उसका मतलब भी ब्रीड होता है, जन्म लेना। यार जन्म अगर आप कहते हो तथाकथित चमार ले लिया, या मैं ग्रोवर खत्री ले लिया, तो मैं हमेशा यही रहूंगा। अरे जन्म तो मैंने इंसान लिया है, जाति तो यहाँ के लिए कृष्ण जी ने तो कहा था कर्म के आधार में जन्म लेते हो। और चलो अगर जन्म भी मान लिया, जिन्होंने एक दूसरे को अडॉप्ट कर लिया उनका क्या? जिनको अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिए बच्चे, उनकी जाति कैसे करोगे निर्धारण? ये तो यही थ्योरी आपकी उल्टी होगी सारी की सारी। इसका कितना नुकसान हो रहा है, समाज में भी भेद पैदा हो रहा है। लोग कहते हैं जाति के आधार में भेद हो रहा है, जाति के आधार में नहीं हो रहा, जाति अपने आप में एक भेद है। इंटरकास्ट मैरिज कर लो, मैंने बता दिया। महामूर्खों, इंटरकास्ट मैरिज से जाति व्यवस्था नहीं खत्म होगी, घर में जाति घुस जाएगी। मूर्खों, ये ध्यान दो, जाति व्यवस्था खत्म होगी जब लोग जाति नाम से खत्म होके ऊपर उठ जाएंगे। क्योंकि एक चीज तो साबित हो गई है, किताबों में पढ़ रहे हैं छोटे छोटे बच्चे एनसीईआरटी में, वर्ण व्यवस्था बिगड़ के जाति बनी, फैलाई, लोगों ने वेस्टेड इंटरेस्ट से फैलाई। लोग कई इल्जाम देते हैं कि ब्राह्मणों ने फैलाई, हो सकता है फैलाई हो। समाज का एक वर्ग दूसरे वर्ग को दबाना तो चाहता ही है, चाहे पैसे में दबाए या आर्थिक व्यवस्था बनाए, हो सकता है ऐसा हो। तो भाई आज खत्म कर दो ना। अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया जी, मुस्लिम आक्रांता आए तो उन्हें बढ़ावा दिया जी, दे दिया होगा, सचमुच दिया होगा, उन्होंने तो अपना राज्य बना था। आज कौन बढ़ावा दे रहा है 75 साल बाद? देश का संविधान बन गया है, खत्म करो ना इसको। अरे कब खत्म करोगे भाई? 75 साल से ओबीसी सरकार लिख के दे रही है, संक्रमणकालीन है, खत्म हो जाती है। अरे भाई जब सिर्फ पिछड़ापन खत्म हो जाता है 8 लाख कमाई करने से, पति पत्नी दोनों हो क्लास 2 ऑफिसर बनने से, एक अकेला आदमी हो क्लास 1 ऑफिसर बनने से, पिछड़ापन खत्म हो जाता है। पिछड़ापन, पिछड़ापन, बैकवर्डनेस, तो घोर पिछड़ापन डीसी बनने से कैसे खत्म नहीं हो सकता? एसपी बनने से खत्म नहीं हो सकता? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से खत्म नहीं हो सकता? अरे कब खत्म होगा भाई? कब खत्म होगा भाई? ये तो खत्म होगा ही नहीं। फिर लिखना ही बंद कर दो ना। जब एससी रहेगा ही एससी, आपने उस लिस्ट में से उसका नाम हटाना नहीं। और लिस्ट बड़ी मजेदार, मैं आपको पढ़ के बताता हूं, और एक कैसे देखो कैसे ऑपरेट करती है समाज में, ये बताता हूं, बड़ी मजेदार चीज। ये देखिए लिखा है ना, सरकार ने जवाब दिया है, आर्टिकल 341 के हिसाब से राष्ट्रपति जी का ऑर्डर निकालेंगे, आदेश निकालेंगे, जिन जातियों को एससी जाति लिख दिया जाएगा वो एससी है। ये राष्ट्रपति जी का सबसे पहला ऑर्डर है सन 1952 का। संविधान के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति जी ने एक ऑर्डर निकाला। इसमें देखिए क्या मजेदार चीजें लिखी हुई हैं। मैं एक उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश राज्य का आपके ऊपर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, नेट पे पढ़िए। मध्य प्रदेश की एक जातियां हैं, यदि ये शेड्यूल कास्ट हैं, ये लोकेलिटीज हैं स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। आज इसमें से एक हिस्सा छत्तीसगढ़ बन गया हो। ये देखिए, ये जातियां हैं, ये जातियां हैं, ये 1 से लेकर 9 तक थ्रू आउट द स्टेट। ये मध्य प्रदेश में ये ऐसी तथाकथित जाति से संबंध रखने वाले लोग पाए जाएंगे, वो एससी माने जाएंगे। ठीक है जी, हो सकता है पिछड़े हो उस टाइम, सचमुच बुरा हाल हो। अब एक बड़ी मजेदार चीज देखिए, ये एक जाति लिखी है 10वें नंबर पे, ओधेलिया। ओधेलिया ये कहाँ पाई जाती है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, आजकल ये शायद छत्तीसगढ़ में आ गया। सिर्फ बिलासपुर जिले में रहने वाला ओधेलिया वर्ग शेड्यूल कास्ट है। बिलासपुर जिले में रहने वाला, मध्य प्रदेश में रहने वाला नहीं। हो सकता है उस तथाकथित वहां रहते हैं, तो एक काम करते हैं, ओधेलिया जाति वाले को उठा के भोपाल जिले में कहीं बसा देते हैं। उतनी आर्थिक आमदनी, उतना ही घर, उतनी जमीन है या नहीं है? क्योंकि आपने लिखा है ओधेलिया बिलासपुर जिले वाला, तो फिर तो ऐसे नहीं रहेगा, क्योंकि भोपाल में आ गया ना, ऐसे तो नहीं रहेगा। अब कोई यमुनानगर में रहने वाला विजय ग्रोवर, वो बड़ा पिछड़ा हुआ आदमी है, तो आप मेरे को चंडीगढ़ में बसा दो,
भाई जिला बदल गया मेरा तो पिछड़ा तो नहीं हूँ कि आपने कहा ना यमुनानगर में रहने वाला विजय अग्रवाल, अब तो चंडीगढ़ वाला हूँ मैं। औधेलिया बिलासपुर वाला, अब औधेलिया भोपाल वाला। पिछड़ा तो नहीं रहा ना, क्योंकि आपके हिसाब से तो सिर्फ बिलासपुर में रहेगा तो औधेलिया पाया जाएगा। अब ये देखिए मध्य प्रदेश की एक जाति बस्तर, बरून, चमार, डोम, मांग आपने लिखा हुआ है। अब ऐसा करते हैं, इनमें से किसी अपने भाई या मित्र को हम महाराष्ट्र में पुणे में बसा देते हैं। वो मध्य प्रदेश में तो नहीं रहता, उसकी आर्थिक आमदनी, उसकी सामाजिक स्थिति वही रखते हैं, उसके पास उतनी जमीन दे देते हैं, खेती की है या नहीं है, उसकी तनख्वाह या उसकी आमदनी उतनी रखते हैं, इंश्योर रखते हैं इतनी मिले। अब ऐसे ही रहेगा? अरे राज्य बदल गया। हमारे राज्य में पीछे बड़ा बवंडर हुआ था। हमारे कुछ मित्र कहते थे 2016 में, हमारे जाट भाई, बीसी बना दो, सरकार विचार कर रही है, बना देंगे नहीं बना देंगे। अच्छा है बुरा मैं नहीं कहता, बाद में कभी बात कर लेंगे। हमारा कोई साथी मिजोरम में या मणिपुर में बस जाता है किसी कारणवश, यहाँ वो बीसी है, एक हद तक बीसी है, 8 लाख रुपए सैलरी नहीं है, क्लास 1 2 नहीं है, तो वो बीसी रहेगा। मणिपुर का नागरिक बन जाता है, वहां जाके बस जाता है। मणिपुर वालों को तो पता ही नहीं होगा भाई उत्तर भारत की जाति है, उत्तर भारत के बाद तो कोई जानता ही नहीं है इस जाति को। क्या रहेगा? वो कहेंगे भाई आप जनरल हो। वहां की मैतेई और कुकी जनजाति को उठा लेते हैं, हरियाणा में बसा देते हैं, पंजाब में बसा देते हैं, हिमाचल प्रदेश में बसा देते हैं, चंडीगढ़ में बसा देते हैं, दिल्ली में बसा देते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति वही रखते हैं। पंजाब वालों को, हरियाणा वालों को पता है कौन मैतेई कौन कुकी, भाई यहाँ जनरल हो। जाति वही लेकर आया है, स्थान बदल गया, देखने का नजरिया बदल गया, जाति बदल गई। एक राज्य सरकार मान रही है, एक राज्य सरकार नहीं मान रही, तो डिस्प्लेस कर दो, जाति खत्म हो जाएगी देश से। आज जाति के पीछे लोग पड़ रहे हैं क्योंकि इसके साथ एक चीज जुड़ी हुई है, वो है रिजर्वेशन। कड़वी सच्चाई। कहते हैं देश में बहुत तरक्की हो गई, जीडीपी बढ़ गई, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बढ़ गया भारत, ये हो गया वो हो गया, लोगों पे गाड़ियां नजर आ रही हैं, स्कूटर नजर आ रहे हैं, कच्चे घरों की जगह पक्के घर नजर आ रहे हैं। अचानक क्या होता है, एक बार कहता है मेरे को पिछड़ा मानो, मेरे को पिछड़ा मानो। अरे रिजर्वेशन आया था पिछड़े को ऊपर लाने के लिए, वो ऊपर आए या नहीं आए पता नहीं, but जो जनरल थे वो कहते हैं हमें बैकवर्ड बना दो, बैकवर्ड कहते हैं हमें शेड्यूल कास्ट बना दो। ये कैसा विकास हो रहा है भाई? इसलिए पहले लोग जातियां छुपाते थे, जुल्म ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए, आज कहते हैं पिछड़ा बनाओ। क्यों? कम दाम में ज्यादा का फायदा, कम मेहनत करके ज्यादा लाभ मिल रहा रिजर्वेशन का। अगर किसी तरह से रिजर्वेशन खत्म हो जाए, आरक्षण खत्म हो जाए, तो मेरा दावा है देश में जाति खत्म हो जाएगी, लोग पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि ये चीज खत्म हो नहीं रही है, कुछ नहीं हो रही है। तो सबसे बढ़िया बात क्या है, जाति को ही खत्म कर दो। बच्चों को पढ़ाया गया है ना, जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पर थी जन्म पे हो गई, कानून की किताबों में भी पढ़ाया जा रहा है, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जा रहा है, आगे तो उसको खत्म कर लो। देश तो संविधान से चलेगा ना जी। मैं ये कहता हूं अगर आपकी ये बात ठीक है जैसे आप पढ़ा रहे हैं कि ये कर्म के आधार पर ही जन्म पे आ गई, तो बात खत्म होगी। संविधान भी तो यही कहता है ना, भेद नहीं करना, ये नहीं करना, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कहती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप अपना बनाइए, देखने का नजरिया वैज्ञानिक बनाइए, उसी आधार पर तो वीडियो बना रहा हूँ। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख लिया मैंने, जब ऊपर उठ गया आदमी तो घोर पिछड़ापन खत्म हो गया उसका। तो भाई ये जाति खत्म कर दो ना, जब ये कर्म के आधार पर थी और जन्म से जुड़ गई। और मान लीजिए शास्त्रों में यही लिखा है कि जन्म के आधार पर ही है, मान लेते हैं, तब भी इसको खत्म कर दो, क्योंकि देश तो संविधान से चलेगा, धर्मशास्त्रों के आधार से तो चलेगा ही नहीं। तो चाहे ये कर्म के आधार पे थी सचमुच, जैसा मानते हैं बाद में बिगड़ के जन्म पे होगी, या वो सचमुच जन्म पे थी, दोनों हालातों में जाति तो रहनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं रहनी चाहिए? क्योंकि देश संविधान से चलना है, तो खत्म करो। नहीं नहीं हम तो जाति व्यवस्था मान के चलेंगे, हमारे ये संस्कृति का भाग है, ये है वो है, उसका आधार है, तो बहुत अच्छी बात है, फिर वही काम करो जो तथाकथित ब्राह्मण है, फिर मंदिरों में बैठ जाए, छोड़ दे बाकी काम, क्षेत्रीय फौज और पुलिस में भर्ती हो जाए, काम सिर्फ जो वणिक वर्ग है, बढ़िया वर्ग है, वही नौकरी करे, और तथाकथित शूद्रों को कहो कि भाई तुम जितना मर्जी पढ़ जाओ पर काम तुमने ही सफाई का करना। फिर वो अपना लो, एक तरफ तो लगो ना भाई, एक तरफ लगो, लगना सब कुछ है तो फिर मेहनत कर लो, रिजर्वेशन भी नहीं छोड़ना। इसके तो फिर दो मतलब निकल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, दो मतलब निकल रहे हैं कि या तो आप लोग मेहनत करना नहीं चाहते जो रिजर्वेशन चाहते हैं, जो जनरल है बाद में कहते हैं बीसी बना दो, देख रहे हैं कि कम मेहनत करके लोगों को फायदा हो रहा है, हम भी कम मेहनत करके ज्यादा फायदा उठा लेंगे। तो या तो ये कारण है कि कम मेहनत करके ज्यादा फायदा मिल जाए, या फिर ये है कि मेहनत कोई लोग कर ही नहीं सकते, हमारे से मेहनत नहीं हो सकती जी, हमको तो सहारा ही चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग डिसाइड कर लीजिए आप लोग किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। मेरा अपना मानना है हर आदमी मेहनत कर सकता है, आप भी मेहनत कर सकते हैं। जब सेना में आप अधिकारी बन सकते हैं जाके, तो आप मेहनत कर सकते हैं। और मेरे बहुत साथी हैं जो बहुत मेहनती हैं, योग्य हैं, तथा कथित एससी जाति से बिलोंग करते हैं, तो मेहनत तो कर सकते हैं। लेकिन जब कम में ज्यादा मिल जाए तो मेहनत करने की जरूरत क्या है?
दौड़ो भाई दौड़ो, दौड़ो भाई दौड़ो। एक आदमी जी जान से दौड़ रहा है, पसीना बह रहा है, दूसरा पता है थोड़ा सा दौड़ूंगा अभी मेरे को मोटरसाइकिल पे बिठा के आगे कर देंगे। ये रिजर्वेशन। अरे प्रमोशन में तो बंद कर दो भाई। पहले कहते थे आगे आने के मौके नहीं मिलते, आगे आने का मौका तो मिल गया, नौकरी में आ गया, चाहे रिजर्वेशन के बहाने हो। बीसी वाला भी रिजर्वेशन के सारे आता है, आते ही प्रमोशन के दरवाजे बंद हो जाते हैं रिजर्वेशन के सारे। तो यहाँ क्यों? ये तो बंद कर दो। ये कैसी टाइयार्की है, कैसा द्वंद्व है, ये कैसा विरोधाभास है? ये कब खत्म करोगे इसको उठा के? इस तरह तो हमेशा ही चलता रहेगा। ऐसे लिखो ना लिखो बात ही खत्म होगी, बीसी लिखो ना लिखो रिजर्वेशन मिलना ही मिलना है। जनरल वाले भी दिमाग खराब करेंगे और क्या बोलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए है। मेरे को पिछड़ा बना दो कर दो, पिछड़ा बनने का शौक नहीं है। जो कहता है पिछड़ा मैं पिछड़ा दिखता रहूं, ये शौक नहीं है। कम मेहनत करके मेरे को ज्यादा फायदा हो। अब मैं इसका एक बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण का काम बताता हूँ, जो मूर्खता है। अब एक मेरे को बात बताइए, देश में डॉक्टर बनने के लिए पीएमटी पास करना पड़ता है, इंजीनियर बनने के लिए IEEE पास करना पड़ता है। पीएमटी में बैठने के लिए योग्यता क्या है? 10+2 फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री। और AIEEE पास करने के लिए, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस पास करने के लिए, बैठने के लिए योग्यता क्या है? 10+2 विद साइंस। तो कोई SC कैंडिडेट अगर बैठना चाहे डॉक्टर के एग्जाम में, पीएमटी में, इंजीनियर में, तो क्या 10th पास को बिठा दोगे? भाई 10वीं पास, 10+2 12वीं पास करने की जरूरत नहीं, 10th पास बैठ जाएगा। क्या क्या बात कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। चलो जी, यानी 12वीं पास करनी जरूरी है, मिनिमम योग्यता लेनी जरूरी है। चलो जी ठीक है। तो एक बात बताएं, जब 10वीं वो 12वीं में बैठ ही गया तो कह रहे चलो जी 12वीं पास कर लेते हैं, अब इसको बिठा दो। सिर्फ 12वीं पास कर लो, AIEEE नहीं ना देने तो पीएमटी ना, ना भाई AIEEE तो में बैठना पड़ेगा पेपर में, उसको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से पास करना भी पड़ेगा, और AIEEE में बैठना पड़ेगा, पीएमटी का पेपर देना पड़ेगा। 33% पास लो, पास हो जाओगे। एक 99% वाला है वो थोड़ा पीछे रहेगा। अब मेरे को इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण उदाहरण बताइए। एक बच्चा जो 10+2 पास करना भी जरूरी है, चाहे कम मार्क्स से कर ले, पास करना जरूरी है 10+2 में, उसको AIEEE का टेस्ट देना भी जरूरी है, उसको पीएमटी का टेस्ट देना। अरे भाई जब टेस्ट देना जरूरी है, 33% मार्क्स लाने जरूरी है, नहीं तो फेल मानेंगे, तो फिर 70% भी ले आए ना, तो ज्यादा मेहनत क्यों नहीं कर लेता? रिजर्वेशन का फायदा तब है कि जब मिनिमम क्वालिफिकेशन ही नहीं देंगे। भाई 10वीं पास कर AIEEE में बैठ जा, 10वीं पास कर पीएमटी में बैठ जा, फिर देख लेंगे। ना ना ना, 10+2 पास करो। चलो AIEEE में फिर 10+2 पास करो, पर AIEEE में मत बैठ। हाँ ना, पास तो करनी पड़ेगी। अरे जब पास करनी है, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठना है जाकर, तो फिर 70% मार्क लाने दो ना उसको, थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेगा। ये क्या मूर्खता है भाई, ये मेरिट का गला क्यों घोट रहे हो? पहले तथाकथित जनरल क्लास ने गला घोटा इनका, आज यहाँ घोट रहा है। बदला ले आओगे क्या? अरे ये बदला कब तक चलेगा, कब तक चलेगा ये बदला? अरे इसको खत्म करो मूर्खता को भाई, खत्म करो, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगी। अब डीएसपी साहब का लड़का अगर पीएमटी के पेपर में बैठेगा, क्लास 1 ऑफिसर बैठे, जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा। डीसी साहब का लड़का अगर SC है रिजर्वेशन कोटे में, और किसी रिक्शा वाला ने गलती से बेचारे ने बढ़ा बढ़ू दिया वो जनरल, तू 95% ला। जो बीसी क्लर्क है उसका लड़का तो 35% ले, तू 40% ले आ। अगर डीएसपी का लड़का है वो बीसी है, तू 70% ले आ। और डीसी साहब SC हैं या डीजीपी हैं स्टेट के, आप 36 ले आओ, 38% ले आओ। मतलब यार मूर्खता के अलावा क्या है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। कॉमन सेंस का कोई भी आदमी नहीं कहेगा। बाकी ग्रेटर सन तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के महानुभाव जजेस, भाई प्रणाम है आपकी विद्वता को, पता नहीं कैसे कैसे करते रहते हो। अरे जब जाति कोई है ही नहीं है, RTI में सरकार लिख के दे रही है, कर्म के आधार पे थी, जन्म के आधार पे दे रही है, बच्चों को पढ़ा रहे हो। वही कानून की किताबें पढ़ के आपने वकालत करी, सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए, तो ऑपरेशन करते रहते हो। ये फलाना वर्ग उसमें ज्यादा पिछड़ा हुआ, ये SC में वो ज्यादा पिछड़ा हुआ, इसमें क्रीमी लेयर में आओ। अरे किसका ऑपरेशन कर रहे हो महानुभावों? डेड बॉडी का। जाति तो है ही नहीं भाई, है ही नहीं जाति कोई, किसके ग्रुप बना रहे हो आप? चलिए बहुत कुछ हो गया, अब बात है एक समस्या का हल क्या है। रिजर्वेशन देके देख लिया, एक ऐसी दवाई देके देख ली जिसका असर उल्टा होना शुरू हो गया। स्टेरॉइड्स लंबे समय तक शरीर पे उल्टा असर करती है, शरीर के दूसरे में करती है। जो लोग मेडिकल की फील्ड से जुड़े हैं, जिनके घर में हैं पेशेंट्स हैं, उनको पता है। आपने स्टेरॉइड दे दी कि शरीर के हिस्से को उठाना है, ये हमारा दबा हुआ अंग है, यहाँ पे ये कैप्सूल, ये दवाई असर करेगा। पर भाई साहब उन पे असर हुआ नहीं हुआ। आपकी दूसरी बाजू कह रही है मैं कमजोर हूँ, दूसरा पैर कह रहा है कमजोर हूँ, मुझे रिजर्वेशन दे दो। समाज कहाँ जा रहा है आपका? देश में जातीय गणना, एक कास्ट बेस्ड सेंसस कराने की मांग उठ रही है बड़ी जबरदस्त। देश को जातियों में बांट दोगे क्या? फलानी जाति का कितना आदमी, ढिमकाने का
आपको दुश्मनों की क्या जरूरत है, हम खुद ही हैं। दो दुश्मन हमारे बाहर बैठे हैं, एक पूर्व में, एक पश्चिम में, एक चीन और एक पाकिस्तान, और एक आधे दुश्मन हम खुद अपने बन गए हैं। ढाई दुश्मन है देश के, हम आधे दुश्मन खुद है अपने देश और समाज के। हमारे को दुश्मनों की क्या जरूरत है, हम तो चीन और पाकिस्तान का काम आसान कर रहे हैं। हमारे से बड़ा मूर्ख कौन है? अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। बार्क में कैंडी बैठा है, इसरो में एक साइंटिस्ट बैठा है, एक ऐसे आया एक वैसे आया, चंद्रयान छोड़ना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना चाहते हैं। एक कहेगा मैं तो ऐसी हूँ, मेरे का ये मत बोल दियो, मैं तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दूंगा। और होता है सरकारी दफ्तरों में। हमारे हरियाणा सरकार में एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने कुछ आईएएस की कंप्लेंट कर दी है। डीआईजी लेवल से ऊपर के अधिकारी हैं, उनकी धर्मपत्नी भी बहुत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। वो कहते हैं जी जाति के आधार पर कुछ आईएएस अधिकारी मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं। अब अगर एक आई डीआईजी से ऊपर जाके आप आईपीएस बन के भी अगर आपको खतरा है तो फिर चीज तो कभी भी खत्म नहीं होगी। कल को आप डीजीपी बन जाएंगे, फिर कैसे बचाएंगे? आपको तो खुद ही खतरा है, आपके साथ भेदभाव हो रहा है, तो फिर रिजर्वेशन देने का भी क्या फायदा होगा? अगर ये कंप्लेंट सच्ची है तो यार फिर तो ये सिस्टम भी बेकार है ना। रिजर्वेशन देने का, दो ना दो, उनके खिलाफ तो भेदभाव होना है। और अगर ये कंप्लेंट झूठी है तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? जाति नहीं छूट रही है, जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है। 1988 में मैंने अपनी आंखों से गांव में जाके जाति व्यवस्था देखी थी। अपने एक ऐसी मित्र के साथ चला गया, तो मुझे नहीं पता था ऐसी होने का मतलब क्या है। जब उसके गांव में गया, मैंने कुआं पहली बार देखा था। 1988 में 10वीं में पढ़ता था। मैं कुआं देखने चला गया तो वो खींच के ले गया। उसकी माँ लगी, बेटा यहाँ मत जा, हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये अगड़ों की जमात है, अगड़ों का कुआं है, राजपूतों ठाकुरों का, जान से मार देंगे कल को हमारे को, या बहुत ज्यादा पीटेंगे, तू तो चला जाएगा मिलके। ये इतना बुरा हाल है। और हो सकता है गाँव में आज भी ऐसा हो, तो खत्म कैसे करोगे इसको? तो सबसे बड़ी बात है, आपने सब कुछ देख करके देख लिया, रिजर्वेशन करके देख लिया, पढ़ा के देख लिया, इंटरकास्ट मैरिज कर लो, अडॉप्शन कर लो, वो कर लो, वो कर लो, व्याख्यान देख लिए, ये दे दो, वो दे दो, इस वर्ग को इतना ज्यादा दे दो, उससे छीन लो, देश में अनरेस्ट हो गया। एक और एक तरीका है, सिर्फ और सिर्फ एक उपाय, देश से जाति व्यवस्था खत्म कर दो। अनटचेबिलिटी भी तो खत्म करी थी ना, छुआछूत भी तो खत्म करी थी ना आजाद भारत में, गुलाम भारत में सती प्रथा खत्म हो गई, ये बुराई खत्म कर दो। और कमाल की बात है, ये हिंदुओं में है, ये बीमारी जब देखी ना फायदा दे रही है, अब जगह फैल गई, हमारे सिख भाइयों में भी फैल गई। गुरुद्वारों में बड़े प्यार से लंगर खिलाते हैं, पर वो भी 80-20 है। मुसलमानों में भी है और ईसाइयों में भी है ये चीज। क्यों? कम में ज्यादा का फायदा। ये बुराइयां वहां भी पहुंच गई हैं, खाली हमारे में नहीं है। ना विश्वास हो तो रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। तो साथियों, इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल है, द ओनली होलिस्टिक सॉल्यूशन, एक सम्यक हल इसका यही है कि देश से जाति व्यवस्था खत्म कर दें। कई लोग मेरे को बोलेंगे, मेरे मुंह से जातियों के शब्द निकले हैं, पर मेरी क्लैरिफिकेशन डिस्क्लेमर पहले ही देख लीजिएगा। मैं किसी भी तथाकथित जाति के खिलाफ नहीं हूं, मैं जातिवाद के ही खिलाफ हूं। कि तूने निम्न वर्ग के खिलाफ बोल दिया, तेरे दिल में बायस है उनके खिलाफ, तेरे दिल में पूर्वाग्रह की भावना है। मेरे दिल में पूर्वाग्रह की भावना नहीं है, मैं तो चाहता ही नहीं कि जाति व्यवस्था रहे देश में। आज मेरे दिल में नहीं है, कल के किसी के दिल में रहेगी। आज आप आरक्षण खत्म कर देंगे, समझा लेंगे, कल को कोई शरारती तत्व जो निहित स्वार्थों के चलते फायदा उठाना चाहेगा, बेवकूफ बनाना चाहेगा देश को, व्यवस्था को, जनता को, फिर कोई ना कोई बहाना उठा के देख लेगा। इसलिए ना रखो बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब पता ही है ये कर्म के आधार पर थी, जन्म पे होगी, वर्ण थी, जब वर्ण से जाति बना दी, जाति को खत्म कर दो। देश में वर्ण तो रहेंगे रहेंगे ना, जिसने जो व्यापार करना होगा कर लेगा, सेना में जाना होगा चला जाएगा, जिसने मंदिर में पाठ करना हो कर लेगा। अब कई लोग बोलेंगे यार जाति खत्म कर लेगा, निचला काम कौन करेगा? झाड़ू कौन मारेगा जाके? वो ऐसी वाला बंदा पढ़ लिख के मंदिर में वेद पाठ कर लेगा, तो बन जान दो ना उसको, पंडित क्या बुराई है? वहां कौन झाड़ू मारेगा? वहां झाड़ू विजय ग्रोवर मारेगा। सरकार वादा करे कि हम जाति व्यवस्था खत्म कर रहे हैं, मैं प्रैक्टिकल उदाहरण बनूंगा। सबसे पहले, मैं क्लास 1 ऑफिसर हूँ स्टेट गवर्नमेंट में, अंडर सेक्रेटरी। अपना आइडेंटिटी कार्ड गले में डाल के सरकार साल 6 महीने 1 साल मेरी स्पेशल ड्यूटी लगाए, चंडीगढ़ में काम करता हूँ, हाई कोर्ट में, सेक्टर 17 के बस स्टैंड पे, 43 के बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, सेक्टर 17 की मार्केट में, जहां सरकार कहेगी 1 साल झाड़ू मारूंगा। मेरी तनख्वाह वही रखो, मेरा ओहदा वही रखो। यमुनानगर में मेरा मूल निवास है, यहाँ सरकार कहेगी बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, डीसी ऑफिस में, कोर्ट में, किसी मार्केट में, फुआरा चौक पे, वहां झाड़ू मारूंगा 1 साल आइडेंटिटी कार्ड गले में डाल के। अब खत्म करो जाति व्यवस्था। आई एम वॉलंटियरिंग माई सेल्फ, मैं आगे आ रहा हूँ इस चीज के लिए। और जो जाति व्यवस्था की बात करते हैं, नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, कुछ उच्च होते हैं, नहीं हम नीचे होते हैं, मेरे को एक बात का जवाब दे दो। एक बड़े प्रकांड पंडित हैं, शंकराचार्य हैं, कुछ हैं, वो एक बहुत मार्शल रेस वाले ने जी हम तो बहुत ऊंचे होते हैं, मतलब ही नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? इनके साथ तो हम टच भी नहीं होंगे, छुएंगे भी नहीं। किसी महान पंडित जी का, वेद ज्ञानी का एक्सीडेंट हो जाता है,
किसी महान रेस, अपने आप को तथाकथित मार्शल रेस कहने वाले का एक्सीडेंट हो जाता है, खून बह जाता है, और डॉक्टर्स कहते हैं हॉस्पिटल में कोई उठा के ले आता है, घर वाला कोई नहीं है कि यार ये तो खून नहीं चढ़ाएगा तो बंदा मर जाएगा, खून नहीं मिल पा रहा, वहां पे एक झाड़ू मारने वाला बंदा है, उसका इंसानियत के नाते दिल पसीज जाता है, किसी का खून नहीं मिल रहा, कहता है डॉक्टर साहब मैं खून दूंगा, मैं इंसानियत के नाते बचाऊंगा, उसका खून मैच हो जाता है, वो अपनी खुशी से खून दे देता है, किसी को अपनी पहचान भी नहीं बताता और बंदा ठीक हो जाता है। बाद में घर वाले आते हैं, दोस्त आते हैं, अरे वो महान आदमी बताओ जिसने हमारे रिश्तेदार की जान बचा ली, कि ये अजी देखो ये यहाँ झाड़ू मारता है। अब बोलो, पैरों में पड़ोगे उस आदमी के, या खून निकाल के बाहर फेंक दोगे? निकाल दोगे क्या? नहीं नहीं, सारा खून, और खून निकालोगे कैसे, सारे शरीर में फैल चुके हैं। वो सफाई कर्मचारी का खून निकाल दो ना, फिर शरीर से बाहर फेंक दो। और जब भी कहीं ब्लड बैंक से खून लेते हो, कभी जरूरत पड़ती है, पता लगता है किसने खून दिया है? होटल में जाते हो, खाते हो, पता है कौन वहां बना रहा है, वेटर कौन आ रहा है, कौन कर रहा है? अरे शर्म करो कुछ यार, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। जो सदियों सदियों दुर्व्यवस्था रही है, इंसानों को आपने जानवरों से बदतर समझा है, खत्म करो। आज उस चीज का वो भी लोग फायदा उठा रहे हैं कि तुमने हमारे साथ देखिए, हम भी करेंगे, हम भी तुम्हें आगे आने देंगे। खत्म करो, ना जाति रहेगी ना जाति का भेद रहेगा। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसका एक इलाज है, देश से जाति व्यवस्था ही खत्म कर दो। और हाँ दोस्तों, यदि सरकार ने ऐसा कर दिया तो एक दिन में नहीं खत्म होगी, आज नहीं खत्म होगी। मेरी पीढ़ी है ना ये, जो आज मेरी पीढ़ी, इस पीढ़ी के अंदर घुस चुकी है चीजें। मेरा बेटा आज 25-26 साल का, शादी होने वाला है, उसके अंदर थोड़ी है। मेरे जो पोता पोती होंगे और उनके जो बच्चे होंगे, तब जाके चीज खत्म हो जाएगी, तब खत्म हो जाएगी ये चीज, क्योंकि सरकार की मान्यता मिलनी बंद हो जाएगी इस चीज में, तब चीज खत्म होगी जाके। यानी कि ये जो गंदा खून फैल रहा है सिस्टम के अंदर, जो इन्फेक्शन वाला पानी फैलता जा रहा है, पॉल्यूटेड वाटर फैलता जा रहा है, इस पर रोक लगेगी। धीरे धीरे पानी छनेगा, 2-4 घंटे बाद, 10 दिन बाद या 3-4 पीढ़ी बाद हम जातिवाद से मुक्त हो जाएंगे, रह जाएगी सिर्फ योग्यता। चलते चलते आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ, थोड़े थोड़े और समय लेते हुए। देश में दलितों पे जुल्म हो रहा है, दलित कुछ नहीं है, आपने आरटीए में देख लिया, ये अखबार में छपा था जी, दैनिक भास्कर में, दिसंबर 2017 में, दलितों पर दलित अत्याचार कर रहे हैं। वाह, क्या बात है। अब एक मेरे को बात बताओ, जब दलित ही नहीं है तो दलित दलित अत्याचार कैसे करेगा? एक चीज को और समझिए, मैं वो नहीं कह रहा, भगवान ना करे किसी महिला, किसी बच्ची के साथ रेप हो जाए, बलात्कार हो जाए, इससे जलील और घटिया हरकत हो नहीं सकती। और उस आदमी को तो मैं तो कहूं, ऐसा कानून बनाओ कि सिर्फ और सिर्फ उसको गोली मार दो उठा के। अब किसी तथाकथित जनरल ने किसी ऐसी बच्ची से रेप कर लिया, रेप की धारा तो जुड़ेगी, एससी की धारा भी जुड़ जाएगी। उसने जाति व्यवस्था मानकर उसके साथ रेप किया, और एससी एससी के साथ करे तो, जनरल जनरल के साथ करे तो सिर्फ रेप, ये क्या मतलब हुआ? और अगर कोई एससी वाला बंदा जनरल बच्ची के साथ रेप कर दे तो उसने क्या आधार मान के रेप किया है? 2 आदमियों का एक्सीडेंट हो जाता है, एक आदमी चंडीगढ़ का गाड़ी लेके दिल्ली घूमने गया, एक आदमी जयपुर का गाड़ी लेके घूमने दिल्ली गया, दिल्ली में एक्सीडेंट हो गया, पता लगा एक का है, एक बंदा एससी का। केस को घुमा देगा भाई साहब, इसने मेरे को जाति सूचक शब्द कहे, गलती जिसकी मर्जी हो, वहां से तो शायद बच जाएगा, गलती इसकी भी शायद फैसला हो जाए, नहीं तो घुमाना चाहे तो घुमा देगा केस को पकड़ के। ये जाति व्यवस्था है। और एक हमारे भाई साहब, उन्होंने कमाल कर दिया। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए, जाति जन्मवाद होती है ना, आप लोग कह रहे हैं एडॉप्शन के केस में कोई जवाब नहीं दे पाएगा, कैसे होगी कैसे नहीं होगी। अगर कोई आदमी हिंदू धर्म अपनाना चाहे तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कह जी हमारा हृदय परिवर्तन हो गया है, हम भारत से बहुत अच्छे संपर्क रखेंगे, दुश्मनी खत्म, और आज हिंदू धर्म अपनाने था तथाकथित ऐसे सनातनी होता, मेरा पुराना वीडियो देख लीजिएगा। आप कौन सी जाति में रखेंगे उनको, इमरान खान जी को, व्लादिमीर पुतिन को, जो बाइडन को? कौन सी जाति दोगे भाई? कोई ना कोई जाति तो दोगे ना, इतनी जाति है, कौन सी जाति में रखोगे? है कोई जवाब आपके पास? कोई जवाब नहीं। हाँ, कोई घर वापसी करना चाहे, कोई ईसाई बन गया हो, मुसलमान बन गया हो, या कुछ और बन गया हो, ये मेरी आंखें खुल गई, मैं घर वापस आना चाहता हूँ, तो ये एक वीएचपी के बहुत बड़े पदाधिकारी रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के भाई साहब, द हिंदू में सन 2018 में, मैं डेट बताता हूँ आपको, 7/2016 अखबार, ये 28/8/2018 अखबार में इनका इंटरव्यू छपा था, मेरे हाथ लग गया। वो कहते हैं जब कोई घर वापसी कर रहा है कन्वर्टेड हिंदू, तो जाति का कोई महत्व नहीं है, कोशिश करेंगे उसके खानदान की जाति जानने की, नहीं तो वो जो मर्जी जाति अपना ले, उसकी मर्जी। क्या बात है, घर वापस आ रहा है, पूरा कंसेशन है, जो जाति मर्जी, तो मेरी जाति बदल दो, मुझे भी एससी बना दो, मैं भी रेजिडेंट का बेनिफिट ले लूंगा। मुझे नहीं दोगे, उसको दे दोगे। अच्छा फिर मैं एक सेटिंग करता हूँ, ये वीएचपी वाले हैं ना भाई, घर वापसी आएगा, उसकी मर्जी है, जो मर्जी जाति दे देंगे, जन्म कहाँ गया आपका? तो मैं एक सेटिंग करता हूँ, मैं जुगाड़ करता हूँ, और वाकई में जुगाड़ कर रहा हूँ, कोई
एक पंगा लेने के लिए कर रहा हूँ और सिस्टम की ऐसी तैसी करने के लिए कर रहा हूँ। मेरे बेटे की शादी हो जाएगी 1 साल तक, ईश्वर ने चाहा तो 25 साल का है। लड़की वालों के साथ मिलकर सेटिंग कर लेता हूँ, सगाई कर लेता हूँ। बेटा शादी होने के बाद तू ऐसे मुसलमान या ईसाई बन जा, मेरी बहू और मेरा बेटा ईसाई बन जाएंगे। बच्चा हो जाएगा 1.5 साल बाद, जुगाड़ कर लूंगा, पता है सेटिंग कर रखी है दोनों परिवारों ने। ओ मेरी आंखें खुल गई, मैं तो हिंदू बनना चाहता हूँ, हिंदू। आजा बेटा आजा, तेरी आंखें खुल गई है, तेरा चक्षु ज्ञान के खुल गया, आजा मैं तेरा स्वागत करता हूँ। मेरा बेटा कहेगा मैं तो ऐसे बनूंगा जी, विश्व हिंदू परिषद वाले कह रहे हैं ऐसे बनाओ, वेरी गुड, ऐसे बन के आ जाएगा। मेरा बेटा मेरी बहू एससी का बेनिफिट लेंगे, रिजर्वेशन का मेरा पोता भी लेगा, मेरा प्रोफेसर हो गया। ये जाती रहेगी ना तो लोग ये शरारतें भी करेंगे। कोई दिमाग लगा लेगा तो कर सकेगा, मैं भी कर सकता हूँ, मैं ये नहीं चाहता। तो ये चीज ही खत्म कर दो। और मैंने एक आम नागरिक के नाते जितनी कोशिश करनी थी मैंने करी। 2017 में लिखा सरकार को, सब जगह, संसद में, राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्रियों को, और सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, देश से जाति व्यवस्था खत्म कर दो इन आधारों पे। कुछ नहीं हुआ। फिर 2017 में हरियाणा बैकवर्ड क्लास कमीशन को कहा कि मैं सर आप रिजर्वेशन दे दीजिए, मिलकर आया था हाई कोर्ट के जज साहब थे चेयरमैन बैकवर्ड क्लास कमीशन के, कुछ नहीं हुआ। ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को लिखा था, मैं कहा सर मेरी प्रार्थना को आप PIL मान लीजिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका, खत्म कर दीजिए देश में जाति व्यवस्था। मेरे पे पैसे नहीं है कि मैं प्रॉपर PIL डालूंगा, मेरे पे इतना समय नहीं है, थोड़ी कमाई करने वाला सरकारी कर्मचारी हूँ। कुछ नहीं हुआ। 2018 में फिर लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं को लिखा जी बहस करा दीजिए, देश में जाति व्यवस्था कुछ नहीं होती है, कुछ नहीं हुआ। 2020 में दैनिक भास्कर मेरे हाथ लग गया था। मद्रास हाई कोर्ट के एक जज साहब ये कहते थे कि बहुत जुल्म ढाया है, बहुत जुल्म ढाया है हमने जाति व्यवस्था के नाम पर, बहुत जुल्म ढाया है, खत्म करो, ये करो, ये दो। तो मैंने मद्रास हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखी कि सर जाति व्यवस्था ही खत्म कर दीजिए, कुछ नहीं हुआ। मैंने लॉ कमीशन को चिट्ठी लिखी, सर जाति व्यवस्था ही खत्म कर दीजिए 2020 में, कुछ नहीं हुआ। RTI में इनके स्टेटस मांगे, स्टेटस आया क्या जी, आपके केस पे हमने विचार विमर्श किया और मामले को फाइल कर दिया, यानी केस बंद कर दिया, विचार करने लायक भी नहीं था। बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल डाल लो, फंडामेंटल ड्यूटी डाल लो, लोगों को और वैज्ञानिक दृष्टिकोण करो। चुनाव आते हैं तो उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर वोट डालो। और कैसे वोट डालेगा योग्यता के आधार पर? सारे टीवी चैनल बकवास करनी शुरू कर देते हैं, फलाने के इतने वोट, ढिकड़ी काटी के वोट, ठाकुर के वोट, कास्ट के वोट, पंजाबी के वोट, बनिया के वोट, उस कैंडिडेट को इतना वोट मिला, उस जाति का मिला। अरे कैसे लेगा? आग आप लगा के रखते हो और बंदे को कहते हो एंटी फायर शीट लगा ले अपने चारों तरफ। बिल्कुल नहीं खत्म होगा भाई जाति के आधार पर। आपने जाति के आधार पर तो कॉन्स्टिट्यूंसी मान रखी है। आज मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहूँ रिटायरमेंट के बाद अंबाला से लड़ नहीं सकता, रिजर्व कर रखी है आपने सीट। सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है, देश से जाति व्यवस्था खत्म कर दो, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अब आपको बताऊं, डॉन फिल्म का याद है ना, पहला सीन दिखाया था, कहां कनेक्ट हो रहा है? पिस्तौल वाला अमिताभ बच्चन हमारे देश के धर्माधीश हैं। ये जो मठ खोल के बैठे हैं, आश्रम खोल के बैठे हैं, बड़े बड़े मंदिर खोल के बैठे हैं, व्यवसाय खोल के बैठे हैं, मोक्ष जाने के रास्ते बता रहे हैं, नामदान दे रहे हैं, कर देने हैं, ये है। और जो मजबूर लड़की थी उनके हाथों में हमारे देश की व्यवस्था है, और जो लाचार पुलिस वाले थे जो बेवकूफ बन गए, उनको पता नहीं था, वो हमारे देश की जनता है। पिस्तौल खाली है, ब्लैकमेलिंग हो रही है। सबसे ज्यादा मेरे को शिकायत उन धर्माधिकारियों से, अरे तुम क्या व्याख्याएं कर रहे हो धर्मों की यार, वेदों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, फलाना ले लो, तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा 4, ये मंत्र याद कर लो, ये हवन कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये कर लो, ये मुक्ति का अपना बना लो। अरे हमारी मुक्ति शायद हो जाए, तुम्हारी कभी भी नहीं होगी। तुम्हारा तो जन्म भी बड़ा निम्न वर्ग में होगा कि तुमने बेवकूफ बनाया, अपने फायदे के लिए बांटा है। तुम्हारा रोशो की कहानी याद आ गई है, वो ऊंट हम जनता है, रस्सी है ही नहीं है, हमारी चारों तरफ हाथ फैलाया गया है। अक्ल खोलो, हम ऊंट नहीं है, हम जनता है, हम इंसान है, रस्सी है ही नहीं, तोड़ के उठ जाओ। अगर हम अब भी नहीं चेते तो कभी भी नहीं चेतेंगे, हम अपने बड़े दुश्मन खुद बने हैं। दुश्मनी छोड़िए, गले लगाइए एक दूसरे को, जाति व्यवस्था छोड़ दीजिए, मानव बनिए, भारतीय बनिए, नहीं तो हमारा विनाश कोई नहीं रोक पाएगा। जय भारत।